तो मुख्य मुकाबला बीजेपी का जो कैडर है बीजेपी के साथ जाएगा, महागठबंधन का कैडर महागठबंधन के साथ जाएगा। और एक विशेष बात, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनकी जो जाति है वो जाति का 100% वोट। हमारे जेपी यूनिवर्सिटी जो सारण क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है उसका ये हाल क्यों? आखिर युवा इनको वोट क्यों करे? लेकिन मजबूरी है, जाएंगे तो किधर? वोट करना है तो जाएंगे किधर? दोनों में किसी का कार्यकाल अगर देखा जाए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों में किसी का कार्यकाल युवाओं के लिए अच्छा नहीं रहा। अब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, दूसरे शब्दों में बोले तो एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। जनता जाएगी ये चुनाव अगड़ा पिछड़ा का होगा। और देखिए बिहार में दोनों गठबंधन अपने को शो कर रहे हैं कि हम मेरे साथ अगड़ा है, मेरे साथ पिछड़ा है, दोनों अगड़े पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो ब्राह्मण नेता हैं गोपालगंज के बड़े बड़े वो महागठबंधन में है, इसके कारण गोपालगंज में ब्राह्मणों का वोट महागठबंधन को जा रहा है। देखिए कुछ राजनीति पर्दे के पीछे की होती है और पर्दे के पीछे क्या गेम कौन खेल रहा है ये फ्रंट पे आके नहीं बोलेगा। बिल्कुल। और सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। नमस्कार, मैं अबुल हसन, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए हथुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मलय कुमार मिश्र हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और हम सारण स्नातक निर्वाचन में इस बार कौन कौन से मुद्दे प्रमुख रहेंगे, वोटिंग का क्या आधार रहेगा, इन तमाम मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे और एज ए एक्सपर्ट इनके साथ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लाइव टीवी के दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करें इस बार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, तो इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुख हैं? देखिए अगर मुद्दों की बात की जाए तो सारण निर्वाचन क्षेत्र में कोई मुद्दा हमें नहीं दिखाई देता है। कारण इसका ये है कि दोनों जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं दोनों प्रतिद्वंदी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। एक का 36 वर्षों का कार्यकाल रहा है, एक का 6 वर्षों का कार्यकाल रहा है, लेकिन समस्या जो कितनी बनी हुई है। बिल्कुल। मुद्दा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मुद्दा केवल अगर देखा जाए तो पार्टी कैडर, जाति आधारित मुद्दा यही है, क्योंकि जनता को इनसे कुछ उम्मीद नहीं है, वोटर्स को इनसे कुछ उम्मीद नहीं है। ये चुनाव लड़ रहे हैं, जनता एक महापर्व मनाएगी, वोटिंग करेगी और फिर हालत ज्यों के त्यों बने रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी मुद्दे के वहीं हैं, समस्याएं अपनी जगह है, लेकिन जब लोग मतदान करने जाएंगे तो जाति के आधार पर मतदान करेंगे, अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप के आधार पर करेंगे। हाँ, ये सत्य है कि जो सारण निर्वाचन क्षेत्र है मुख्य लड़ाई दो कैंडिडेट है, एक महागठबंधन के कैंडिडेट और दूसरा बीजेपी का कैंडिडेट, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ। अब बात ये होती है कि किधर वोटर जाएगा। तो मुख्य मुकाबला बीजेपी का जो कैडर है बीजेपी के साथ जाएगा, महागठबंधन का कैडर महागठबंधन के साथ जाएगा। और एक विशेष बात, दोनों जो उम्मीदवार हैं उनकी जो जाति है वो जाति का 100% वोट उनके साथ जाएगा। मान लीजिए इस जब 2017 में चुनाव लड़े थे प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, तो उस बार भी जदयू उनके साथ थी और उसके कारण उनको जीत मिली थी। तो माना जाए जदयू इस बार है तो महागठबंधन काफ़ी मजबूत हुई है। पहले जब बीजेपी की थी उसके तुलना में महागठबंधन इस बार काफ़ी मजबूत है। देखिए जो लड़ाई है वो लड़ाई आसान नहीं है। वोट ये ऐसा चुनाव है जहाँ पे धांधली भी होती रही है और धांधली होती रहेगी। और चुनाव वही जीतता है निर्वाचन में जो अधिकतर अपने मतदाताओं को जोड़ ले। बिल्कुल। वीरेंद्र नारायण यादव के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ महागठबंधन माले यानी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी सबका समर्थन है। लेकिन दूसरा प्लस पॉइंट महाचंद्र बाबू के साथ भी है। उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनका 36 वर्ष का कार्यकाल रहा है, जन जन तक पकड़ है। एक सबसे बड़ी डिमेरिट आपको बता दूं, वीरेंद्र नारायण चौधरी जी की, यादव जी की, वो क्षेत्र में दिखते नहीं है। एमएलसी का चुनाव जीतने के बाद उनका अस्थायी निवास मेरे अनुसार हमको लगता है कि पटना हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो महाचंद्र सिंह जी हैं वो महाचंद्र सिंह क्षेत्र में दिखते हैं, भले ही एक जाति विशेष के यहाँ दिखें लेकिन दिखते हैं। और वीरेंद्र नारायण यादव को शायद हम भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति में चुनाव भी हम लड़े हैं, राजनीति में सक्रिय रहते हैं। आज तक व्यक्तिगत ही वीरेंद्र नारायण यादव से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो जब कल भोरे में आए थे अपनी चुनावी जनसभा के लिए तो वो कह रहे थे कि मैं बराबर क्षेत्र में रहता हूँ, हमारी कार हमेशा चलती रहती है। देखिए चुनाव के समय जो उम्मीदवार होता है ना वादा बहुत करता है, जो नहीं किया होगा वो भी कहेगा, वो कोई भी हो।
एक छोटा सा वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा हो या प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार हो, वो जरूर कहेगा कि हमने ए किया, हमने ओ किया, हमने ये किया। जनता जानती है धरातल पे किसने क्या किया। जैसे दोनों उम्मीदवार की बात की जाए, एक वीरेंद्र नारायण चौधरी जी हैं, जेपी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, महाचंद्र प्रसाद सिंह भी प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन दोनों ऐसे उम्मीदवार रहे हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं का अपना ग्रेजुएशन करने उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। 6 साल लग रहा है। बिल्कुल वहीं तो बोल रहा हूँ, युवाओं को अपना ग्रेजुएशन करने उत्तर प्रदेश जाना पड़ा है। क्यों? क्या इन दोनों ने कभी सदन में आवाज़ उठाया कि हमारे जेपी यूनिवर्सिटी जो सारण क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है उसका ये हाल क्यों? आखिर युवा इनको वोट क्यों करे? लेकिन मजबूरी है, जाएंगे तो किधर? वोट करना है तो जाएंगे किधर? दोनों में किसी का कार्यकाल अगर देखा जाए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों में किसी का कार्यकाल युवाओं के लिए अच्छा नहीं रहा है। अगर ये लोग स्नातक के वोटर पे चुनाव जीतते हैं तो स्नातक 6 बरस का, क्या सदन में सवाल उठाया इन लोगों ने? अब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, दूसरे शब्दों में बोले तो एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। जनता जाएगी तो किधर जाएगी? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हर बार की तरह बिहार में किसी भी चुनाव में जातियों का जो गणित होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर जातियों की गणित की बात करें तो कौन कौन सी जातियाँ किस पार्टी के तरफ हैं और किसका पलड़ा भारी है? देखिए, फाइनली ये चुनाव अगड़ा पिछड़ा का होगा। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर अगड़ा पिछड़ा होगा तो इस हिसाब से महागठबंधन लीड कर रही है। मैं वही बता रहा हूँ, ये चुनाव अगड़ा पिछड़ा का होगा जी। और देखिए, बिहार में दोनों गठबंधन अपने को शो कर रहे हैं कि हम, मेरे साथ अगड़ा है, मेरे साथ पिछड़ा है, दोनों अगड़े पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी बिहार की राजनीति फाइनली पिछड़े पे आधारित हो गई है। जी। और पिछड़े की वोट लेने के लिए अभी देखिए, सम्राट चौधरी को, कुशवाहा वर्ग का वोट लेने के लिए बीजेपी ने अपना यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और पिछड़ा वर्ग अगर पिछले चुनावों से देखते रहिए, 2 चुनाव से, 2014 का चुनाव ले लीजिए लोकसभा का, या 2019 का चुनाव ले लीजिए, पिछड़ा वर्ग आज के टाइम में अगर कोई कहे कि महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये सरासर गलत होगा। पिछड़ा वर्ग मोदी की कार्यशैली पर, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की मुफ्त की रेवड़ी लोगों को बड़ा पसंद आती है, और मोदी जी की मुफ्त की रेवड़ी पिछड़ा वर्ग को बड़ा पसंद आ रही है। तो पिछड़ा वर्ग केवल आप देख कहें कि महागठबंधन के साथ है, ये नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, कुछ जातियों का वोट है जो फिक्स है कि किसके साथ जाएगा। जैसे यादव मुस्लिम, ये 100% तो नहीं कह सकते, 99% वोट जाएगा महागठबंधन के साथ। और भूमिहार कास्ट की बात करें, ब्राह्मण कास्ट की बात करें, राजपूत कास्ट की बात करें, तो इसमें भी 95% वोट। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी जाति अगर चुनाव लड़ती है ना, तो उस जाति का वोटर उस कैंडिडेट के साथ हो जाता है। और ब्राह्मण की जहाँ तक बात की, कोई ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है। अब ब्राह्मण कैंडिडेट होता तो वोटर जाते ब्राह्मण कैंडिडेट के साथ। इसलिए ब्राह्मण वोटर बिहार में नहीं कि पूरे देश की बात करिए तो बीजेपी का कैडर वोटर है, और उसमें 2-4% इधर उधर जा सकता है, इसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन अधिकतर वोट बीजेपी गठबंधन के साथ जाएगा। ये मेरा पूर्वानुमान है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो ब्राह्मण नेता हैं गोपालगंज के बड़े बड़े, वो महागठबंधन में है, इसके कारण गोपालगंज में ब्राह्मणों का वोट महागठबंधन को जा रहा है। देखिए, कुछ राजनीति पर्दे के पीछे की होती है, और पर्दे के पीछे क्या गेम कौन खेल रहा है ये फ्रंट पे आके नहीं बोलेगा। बिल्कुल। और सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो कहाँ पे किसकी दाल गल जाए वो सब सेट किए हुए हैं। फ्रंट पे हम कह दें कि फला को वोट दे रहा है, और पार्टी के टॉप लीडर्स को दिखाने के लिए कि हम पार्टी कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कुछ काम और चल रहा है, हर पार्टी में चल रहा है, और हर पार्टी के नेताओं के साथ कुछ नापसंद करने वाले लोग हैं। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बीजेपी के कद्दावर नेता है, महाराजगंज से लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, जितेंद्र स्वामी, बीजेपी के साथ है, लेकिन पर्सनली वो महागठबंधन के कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे का भी राजनीति के पर्दे के पीछे कहानी है, क्योंकि महाचंद्र बाबू एक ऐसे उम्मीदवार है ना, उनको हर पद चाहिए। वो विधायक भी बनना पसंद करते हैं, वो एमपी भी बनना पसंद करते हैं, वो विधान परिषद भी बनना पसंद करते हैं। और जितेंद्र स्वामी के पिताजी के खिलाफ चुनाव जाके लड़ जाते थे। अच्छा। तो जब चुनाव लड़ जाते थे तो फिर जब राजनीति में व्यक्तिगत मतलब लड़ाई है। व्यक्तिगत लड़ाई, सीधा बोल रहे हैं कि मेरी बीजेपी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंडिडेट का विरोध कर रहा हूँ, व्यक्तिगत विरोध है। तो महाचंद्र बाबू जब राजनीति करते हैं ना तो भूल जाते हैं कि पंचायत की राजनीति करनी है कि प्रदेश की राजनीति करनी है, और उनका परिणाम तो हर जगह भुगतना ही पड़ेगा। और जितेंद्र स्वामी छोटे मोटे पहुंच वाले लोग नहीं है, उनके पास अपना वोट बैंक है। उसके कारण जो राजपूत वोट है वो महागठबंधन को जा रहा। भोरे में प्रचार करने आए थे बहुत सारे, मैंने राजपूत वर्ग के लोगों से बातचीत की तो बोले कि इसका फायदा मतलब यहाँ आने का
देखिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, भोरे इलाके में नहीं होगा, गोपालगंज इलाके में नहीं होगा, महाराजगंज इलाके में हो सकता है। जो पर्सनली जितेंद्र स्वामी के समर्थक हैं वो महाचंद्र प्रसाद के खिलाफ वोट करेंगे, महागठबंधन के खिलाफ, महागठबंधन के पक्ष में जाएंगे। लेकिन उनका प्रभाव अब इतने बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है कि वो पूरे सारा निर्वाचन क्षेत्र में उनकी पकड़ हो, लेकिन जहाँ पे उनकी पकड़ है वो महागठबंधन के पक्ष में उनका वोटर जाएगा। तो महाचंद्र बाबू एक ऐसे नेता है जो कब किसका हाथ पकड़ लें कोई ठीक नहीं, कब किसका हाथ, मैं वही बता रहा हूँ, कब किसका हाथ पकड़ लें और कब किसका हाथ छोड़ दें कोई ठीक नहीं। देखिए इनकी राजनीति शुरुआत जहाँ तक मुझे पता है कांग्रेस से हुई थी। कांग्रेस में रह के इन्होंने बहुत मलाई खाया हुआ है बंदा, जब बिहार में सरकार रही थी कांग्रेस की उस वक्त से थे। फिर इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा सिद्ध करने के लिए आरजेडी के साथ गए, सॉरी जदयू के साथ गए, नीतीश सरकार में मंत्री बने। और जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और जदयू में खटपट हुआ तो जदयू को तोड़ने वाले लोगों में सम्राट चौधरी, महाचंद्र प्रसाद सिंह, शकुनी चौधरी, ये लोग नेता थे। और देखिए जी इनका जब हथुआ विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे ना, तो ये लेके आए थे टेलीफोन, जीतन राम मांझी का लालटेन लेके, सॉरी टेलीफोन लेके आए थे। और देखिए उसके बाद वहाँ पे राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं सिद्ध हुई तो बीजेपी में चले गए। इनकी विचारधारा में देखिए कितना अंतर है, एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा देखिए, एक तरफ बीजेपी की विचारधारा देखिए। और एक कांग्रेस की विचारधारा से रहते हुए जदयू की विचारधारा होते हुए बीजेपी की विचारधारा में आज आ गए हैं। यानी इनको एनी हाउ पद चाहिए और पद पाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, वो कोई भी पार्टी बदल सकते हैं। ओवरऑल जो हमारे दर्शक हैं वो क्या अनुमान लगाए, पलड़ा किसको भारी है, कहना मुश्किल है कि अभी सस्पेंस ही रखा? देखिए ये आम चुनाव तो है नहीं, जी। ये ग्रेजुएट लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है। और पढ़ा लिखा तबका में दो गठबंधन के कैडर वोटरों को छोड़ देते, बाकी साइलेंट वोटर है। और किसके पक्ष में जाएगा, कोई दावा कर रहा है कि 20,000 से फला जीतेंगे और कोई कह रहा है 20,000 से फला जीतेंगे। ये अंततोगत्वा लड़ाई कांटे की होगी और इस लड़ाई में पलड़ा किसका भारी होगा वोटर तय करेगा और काउंटिंग दिन पता लगेगा। ये आम चुनाव तो है नहीं कि आप गांव में गए, गांव का माहौल क्या है आप पता कर लीजिएगा। यहाँ के हर एक वोटर से आप जैसे संवाददाता संपर्क नहीं कर सकते। तो क्या हवा है, कैंडिडेट तो जो भी है वो कहेगा कि हम जीत रहे हैं। जो 9 कैंडिडेट है 9 में 9 जीत रहे हैं चुनाव, बिल्कुल। लेकिन मुख्य मुकाबला आपको भी पता है कि मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार के बीच में है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए मलय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ में अबुल हसन, गोपालगंज।